बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया को डिस्कस करेंगे। यूरिया को हम इंडस्ट्रियली या कमर्शियली कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने सॉल्वर प्रोसेस में पढ़ा था, सॉल्वर प्रोसेस के अंदर हमें कुछ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, खाम माल रिक्वायर है जो कि इस प्रोसेस को शुरू करें। इसी तरह यूरिया के प्रिपरेशन में भी हमारे पास कुछ खाम माल है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि इस प्रोसेस में दरकार होंगे कि इस प्रोसेस को शुरू कर लें, बजाय इसके कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। ये कंपाउंड्स आप लेंगे और इसके रिएक्शंस करवाने शुरू कर लेंगे तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ऐसे कंपाउंड जो एक प्रोसेस को शुरू करते हैं उनको कहते हैं रॉ मटेरियल्स या खाम माल। तो यहाँ पर चूंकि यूरिया है, यूरिया के केस में हमारे पास रॉ मटेरियल्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि यूरिया है क्या चीज़। यूरिया बेसिकली हमारे पास है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। क्या चीज़ है? नाइट्रोजन का है, सो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। हमारे पास फर्टिलाइजर तीन तरह के होते हैं। नंबर 1, अगर मैं बात कर लूँ फर्टिलाइजर्स की तो इसमें हमारे पास सल्फेट्स भी होते हैं, सल्फेट्स के फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, फॉस्फेट्स के भी होते हैं, ठीक है, और नाइट्रेट्स के भी होते हैं, नाइट्रोजन से, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो, नाइट्रोजन से बने हो। अब इन सारों में, तीनों में से अगर हम गौर कर लें तो हमारे पास जो यूरिया है, यूरिया ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रेट्स है। तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स है। इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला इसका है कि हमारे पास एक साइड पे अमाइन ग्रुप, दूसरे साइड पे भी अमाइन ग्रुप, और इसके दरमियान में हमारे पास क्या होगा? एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा, मतलब कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप को अगर 2 अमाइन ग्रुप के दरमियान लिखा जाए और ये फार्मूला हम लिख के स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, इसको हम क्या कहेंगे? यूरिया कहेंगे। ये यूरिया का फार्मूला है। अब अगर आप गौर से देख लें तो बड़ा क्लियर इसमें आपको नजर आएगा कि हमारे पास जो है इसमें ये NH2 अमाइन ग्रुप है, ये भी अमाइन ग्रुप है। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ा हो कि प्रोटीन्स के डेफिनेशन को याद कर लें, दे वर हाईली नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद हो। यहाँ पे भी सेम केस है कि हमारे पास जो फर्टिलाइजर है यूरिया, इसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है, NH2 अमाइन ग्रुप एक साइड पे भी है और दूसरे साइड पे भी है, इसलिए इसको कहते हैं नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स। ठीक हो गया। अब अगली बात हमारे पास ये आ जाती है कि यूरिया को प्रिपेयर किसने किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप इंट्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम ये डिस्कस करते होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने थे लैब में, तो ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच वोलर। फ्रेडरिच वोलर ने लेबोरेटरी में यूरिया प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि यूरिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में। ये सबसे पहले प्रिपरेशन यूरिया की कहाँ से आ गई थी और किसने की थी? मैंने आपको बता दिया कि फ्रेडरिच वोलर साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, उसने ये प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। वहां से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनते, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से भी बन सकते हैं। और इसके बाद ये प्रोसेस आगे चलना शुरू हो गया। उसके बाद लेबोरेटरी के अंदर
थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स ऐसे थे जो कि ऑर्गेनिक थे, लेकिन प्रिपरेशन उसकी कहाँ से होती थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं ज़्यादा आगे चला गया, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये समझाना था कि यूरिया की प्रिपरेशन लेबोरेटरी में हुई थी एंड इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिच वूलर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये 1828 में उसने प्रिपेयर किया था, और ये यूरिया जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है और बना था। ठीक है, जो कंपाउंड ऑफ यूरिया है, अगर हम कंपोजिशन ऑफ यूरिया पे चले जाए, सो कंपोजिशन ऑफ यूरिया में हमारे पास, लेट्स डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ यूरिया। यूरिया के अंदर क्या क्या मौजूद है, अगर आप इसके फार्मूले पे गौर कर ले, यहाँ पे आपको मैंने लिख के दिया है NH2NH2OCO। इट मीन्स हमारे पास तीन चीजें इसमें मौजूद है, एक है नाइट्रोजन, एक है, बल्कि चार चीजें, हाइड्रोजन, नंबर थर्ड कार्बन, एंड नंबर 4 इज ऑक्सीजन। चार एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी है नाइट्रोजन की है, दैट इज 46.67%। अगर आप इसकी कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लें, तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है इसके मुताबिक आपके फार्मूला के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन या नाइट्रोजन की परसेंटेज 46.67% है। हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो हमारे पास 6.66% है, और कार्बन की परसेंटेज 20% है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे पास 26.67% है। इट मीन्स कि सबसे ज्यादा इसमें जो मौजूद है वो कौन सा है एलिमेंट, दैट इज नाइट्रोजन। इसलिए इसको कहते हैं कि दीज आर हाईली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, हाईली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स या नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन वाफिर मिकदार में मौजूद होगा। ये तो इसकी हो गई कंपोजिशन। अब अगली बारी आती है इसकी रॉ मटेरियल्स की। इसके प्रिपरेशन के लिए जो हमें रॉ मटेरियल्स रिक्वायर है वो किस तरह होंगे और उसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। तो मैं इसके थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेता हूँ कि हमारे पास जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं वो कैसे होंगे और कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, sorry. So raw materials which are required for preparation of urea. हमारे पास रॉ मटेरियल्स दो तरह के हैं जो इसमें चाहिए। नंबर 1 हमारे पास एक है अमोनिया गैस NH3, जिसका फार्मूला NH3 है, इसको हम कहते हैं अमोनिया, ये चाहिए हमें। नंबर 2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। ये दो चीजें इस रॉ मटेरियल इसमें काम करते हैं। अब ये दो चीजें थोड़ा सा यूरिया के स्टार्ट में मैंने आपको जब बताया था कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अच्छा, ये दो तरह के हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, और इन रॉ मटेरियल्स को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास NH3 है, इसकी प्रिपरेशन अलग होती है एक दूसरे प्रोसेस के थ्रू। ये जिस प्रोसेस से प्रिपेयर होता है उसको, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है हेबर्स प्रोसेस। एक नाम इसको हेबर्स प्रोसेस दिया जाता है। दूसरा नाम इसी प्रोसेस को अगर आप बोले तो हेबर बोस्ट प्रोसेस भी कहते हैं इसे। हेबर बोस्ट पूरा नाम, हेबर ने इसको प्रिपेयर करवाया था, इसीलिए इसको हेबर का नाम दे दिया गया, और उसको नोबेल प्राइज भी मिला था इसकी प्रिपरेशन पे। हेबर बोस्ट प्रोसेस भी कहते हैं, और अमोनिया हेबर प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अमोनिया प्रिपेयर होता है, इसलिए इसको अमोनिया हेबर प्रोसेस भी कहते हैं। ये तीन इसके नाम हैं, ये आप याद रखेंगे
कि हमारे पास ये तीन नाम किसी फॉर्म में भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने प्रिपेयर करना है अमोनिया। अब हेबर ने क्या किया था, हेबर ने नाइट्रोजन गैस को ले लिया, उस नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया है और जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये आपको अमोनिया प्रोवाइड करता है। अब अगर आप दोनों साइड पे इसकी बैलेंसिंग को चेक कर ले, इस साइड पे हमारे पास नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, इसको 2 करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन जब नाइट्रोजन यहाँ पे दोनों साइडों पे बराबर हो गए लेकिन हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन डिफरेंट हो गई, लेफ्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे 6 हो गए, तो लेफ्ट वाले को 6 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये तो हो गया सिंपल इसका रिएक्शन। लेकिन याद रखे कि सर्टेन कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस के बगैर ये रिएक्शन काम नहीं करता, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता और ये अमोनिया नहीं बनेगा। वो कंडीशंस क्या है, इसमें कैटलिस्ट यूज करेंगे नंबर 1, इसमें कुछ खास टेम्परेचर होगा, यूज ऑफ सर्टेन टेम्परेचर, और तब हमारे पास है कोई खास प्रेशर जो है वो हमने यूज करना है, तब जाके ये दोनों कंबाइन होंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और तब अमोनिया बनेगा। अब वो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस है कि वी हैव टू कीप द टेम्परेचर एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और कैटलिस्ट क्या होगा इसके अंदर, अगर हम इसको दे लें तो हम इसको आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप इन दोनों एरोस के ऊपर लगा सकते हैं इसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन फिलिंग्स एज ए कैटलिस्ट एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे विल रिएक्ट टुगेदर। इनकी रेशियो कितनी होगी, 1 रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस अगर यहाँ पे मैं इसको दोबारा क्लियर कर लूँ, what will be the ratio between nitrogen and hydrogen, तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशो 1:3 बनती है। इस रेशो में ये कंबाइन होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनिया में और इस अमोनिया का रेशो क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गया अमोनिया की प्रिपरेशन का प्रोसेस। अगला जो हमारा प्रोसेस है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के अंदर अमोनिया के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन कहाँ से आ गया और हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, दो चीजें हैं कि हमें नाइट्रोजन की भी जरूरत है और हमें इसमें हाइड्रोजन की भी जरूरत है, ये दोनों आए कहाँ से, ये भी एक मसला है। ठीक है, अब अगर आप गौर कर लें, नाइट्रोजन जो है इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, जब एयर की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, nitrogen can be obtained from fractional distillation of air। fractional distillation क्या चीज है, fractional distillation based on the boiling point, अगर आप different components of mixture को अलग अलग करना चाहते हैं उसको कहते हैं fractional distillation। अब हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन को बनाने के लिए अलग से हम मेथड यूज करेंगे और वो मेथड है जब हम मीथेन गैस को क्या करते हैं, मीथेन गैस को स्टीम के ऊपर पास करते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा हाइड्रोजन गैस में। आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी बन सकता है, अलॉन्ग विद दिस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टीम है, H2O से पास होगा ये, और ये H2O किस फॉर्म में होगा, ये गैस के फॉर्म में होगा, स्टीम के फॉर्म में। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस मीथेन को जब हम स्टीम उस मीथेन से पास करवाएंगे तो ये बनेगा। अगला जो हमारा रॉ मटेरियल वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी इशू है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि सारे प्रोसेस में अगर आपको याद हो उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसको एक अलग मेथड से प्रोड्यूस करते थे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते थे, लाइमस्टोन को हीट करते थे और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाते थे। यहाँ भी इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनेगा,
इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनेगा कि हम मीथेन को वाटर के साथ या स्टीम के साथ या गैसियस वाटर के साथ, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे and it can be converted into carbon dioxide and hydrogen gas in the presence of nickel as a catalyst। ठीक है, हम रिएक्शन इसका लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मीथेन गैस है। इस मीथेन गैस को हम रिएक्ट करवाते हैं स्टीम के साथ या वाटर वेपर्स के साथ, गैसियस फॉर्म में मौजूद है। निकल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, सॉलिड फॉर्म में निकल होगा। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर, एम्पल सप्लाई ऑफ मीथेन गैस, ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ साथ इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे चूंकि लेफ्ट पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास 2 है। यहाँ पे लेफ्ट पे ऑक्सीजन 1 है, राइट पे ऑक्सीजन 2 है, तो मैं लेफ्ट पे ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑक्सीजन लेफ्ट राइट दोनों बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन लेफ्ट पे 8 हो गए, राइट पे 2 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 8 हो जाएंगे। कार्बन लेफ्ट पे भी 1 है, राइट पे भी 1 है, ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में आ गया। अब दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। अगर लिमिटेड सप्लाई में हम करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, और अगर हम सप्लाई ज्यादा रखें और ज्यादा देर तक इसको हीट प्रोवाइड करें, स्टीम से पास करवाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और साथ साथ हाइड्रोजन। और सेम रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक ही रिएक्शन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बनता है। ये तो होगी अभी तक बात रॉ मटेरियल्स की और उसकी तैयारी कैसे होगी, खाम माल, और इस खाम माल को हम तैयार कैसे करवाएंगे, क्योंकि प्रोसेस तब शुरू होगा जब आपके पास रॉ मटेरियल्स मौजूद हो। ठीक हो गया। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है बेसिक रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, कि जो हमारे यूरिया की प्रिपरेशन है इसको हम कैसे कैरी ऑन करेंगे और किस तरह से रिएक्शंस होंगे। सो बेसिक रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इनसाइड दिस प्रोसेस। ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है अमोनिया का। अमोनिया रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप उसमें रिएक्शन करेंगे क्योंकि ये भी गैसियस फॉर्म में था और ये भी गैसियस फॉर्म में है। आप उसमें रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ certain conditions, certain temperature and certain pressure। 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रख ले और इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा दे या हीट करवा दे, तो ये चीजें दोनों कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक कंपाउंड में जिसको हम कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। और अमोनियम कार्बामेट का फार्मूला ये है, एक साइड पे हमारे पास NH4 होगा, एक साइड पे NH2 होगा और दरमियान में COO। एक साइड पे NH2 आ गया, एक साइड पे NH4 आ गया और दरमियान में हमारे पास C डबल बॉन्ड O और O, मतलब COO। अगर इसको हम लिखेंगे तो ये भी ग्रुप है, ये मौजूद होगा। अब इसको हम आगे लेके जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। यूरिया की प्रिपरेशन 2 स्टेप्स में होती है। ये जो कंपाउंड बन गया इसको हम कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। इसको क्या कहते हैं, अमोनियम कार्बामेट। यूरिया को सिर्फ कार्बामेट भी कहा जाता है, लेकिन जब उसके साथ अमोनियम कंबाइन हो तो इसको अमोनियम कार्बामेट कहा जाएगा। ठीक हो गया। अब अगला जो हमारा सेकंड स्टेप है, इसी अमोनियम कार्बामेट को हम लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको हीट कराएंगे। जब ये हीट कराएंगे इसकी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में। एक साइड भी NH2 आ जाएगा, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा और दूसरे साइड पे भी NH2 ग्रुप आ जाएगा और अलॉन्ग विद दिस वाटर मॉलिक्यूल भी आपके पास आ जाएगा। इट मींस कि इस एरो के साथ अगर मैं लिख दूं -H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल इनमें से रिलीज होता है और ये कन्वर्ट होगा यूरिया में। अब ये जो फार्मूला है कि दोनों साइड पे NH2 हो और दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो, इस फार्मूले को हम कहते हैं यूरिया। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है कन्वर्जन ऑफ दिस यूरिया इनटू ग्रेन्यूल्स।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेनुलेशन। ठीक है, जो यूरिया आपके पास आ गया लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी हो, हमने इसको कन्वर्ट करना है ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर होते हैं, गोल गोल स्मॉल स्मॉल चरों के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है ताकि इसकी रिजोल्यूशन इजी हो, और पानी के साथ जब इसको खेतों में डालते हैं और फिर खेत को पानी देंगे तो पाउडर फॉर्म में ना हो ताकि इसको पानी बहा कर ले जाए, और ग्रेन्यूल के फॉर्म में हो कि इसका वेट ज्यादा हो, जमीन के साथ स्टिक होते रहे, वजन की वजह से बैठे रहे और पानी इसको डिजॉल्व करके प्लांट्स के जड़ों तक, रूट्स तक पहुंचा ले। इसीलिए हमने इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है ग्रेन्यूल्स में। अब ग्रेनुलेशन जो है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिक्विड यूरिया को जो कंसंट्रेटेड है उसको वैक्यूम एवापोरेटर से करते हैं स्प्रे। इट इज स्प्रेड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर अंडर प्रेशर एंड हार्ड करंट ऑफ एयर इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बॉटम। मतलब अगर हम एक कंटेनर ले ले, एक टावर ले ले, इसके अंदर जो, क्योंकि ये तो हम रिएक्शंस करवा रहे हैं, फ्लोशीट डायग्राम नहीं है, फ्लोशीट डायग्राम में आपको क्लियर होगा। टॉप से यूरिया आएगा और नीचे बॉटम से क्या होगा? एयर इसमें ब्लो करेंगे। यहाँ से यूरिया आएगा और नीचे से एयर ब्लो करेंगे। यूरिया जब टॉप से आता है तो ये कूल होता जाता है और एयर इसको लगेगा, फिर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यही एयर ऊपर वापस निकलता भी जाता है। ठीक है, और ये ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे पास जो इसका फोर्थ स्टेप है आपके पास, वो है पैकिंग एंड मार्केटिंग। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, जब आपके ये ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो गया तो एयर टाइट पैकिंग करानी है। एयर टाइट कैसे करनी है? एयर टाइट ऐसा होगा कि पॉलीइथाइलीन बैग्स में इसको क्लोज करेंगे ताकि इसको हवा भी ना लगे, मॉइस्चर भी ना लगे और पानी भी ना लग सके, और उसके अंदर इसको एयर टाइट करेंगे। एयर टाइट होने के बाद इसको दूसरे बैग में डालेंगे और उसके बाद इसको मार्केट में सप्लाई करेंगे, और इस तरह से यूरिया का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यूरिया जो है इसको बेसिकली हम किस काम के लिए यूज करते हैं? 98% जो इसका यूज है, 98% यूज ऑफ यूरिया इज ए फर्टिलाइजर। यूज ऑफ यूरिया इज एज ए फर्टिलाइजर। अब इसके अलावा, फर्टिलाइजर होने के अलावा, ये डिफरेंट केमिकल्स को बनाने में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर यूजेस आपने करने हैं, यूजेस आप एक अलग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और आप इसको अलग से भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ यूरिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको यूरिया की प्रिपरेशन क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुए फिर भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आपके डाउट